मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और अब तक हमने पढ़ लिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, स्टॉक क्या होता है। स्टॉक बेटा एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसे हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम पर मेज़र कर सके, उसे हम कहते हैं स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर समझे बेटा, हम देख सकते हैं इस टैंकर में क्या है बेटा, वाटर फिल है। अब मैं मेज़र कर सकता हूँ इस टैंकर में कितना पानी है। इस टैंकर में 10 लीटर पानी हो सकता है, ठीक है, 20 लीटर पानी हो सकता है। तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब किसी चीज़ को मेज़र कर सकता हूँ, उसे मैं क्या कहता हूँ, स्टॉक कहता हूँ। आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियर होगी। स्टॉक के पास कोई भी टाइम डिमेंशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम फ्लो की बात कर लेते हैं। फ्लो बेटा एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम मेज़र कर पाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए फ्लो में है वाटर, वाटर क्या है, टैंक से निकल रहा है। तो बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, मेज़र तभी कर सकते हैं जब ये फ्लो खत्म हो जाए, जब ये टैप बंद कर दिया जाए, तब हम मेज़र कर पाएंगे कितना लीटर पानी हमने इसमें से निकाला। तो बेसिकली जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद मेज़र कर पाते हैं उसे हम फ्लो कहते हैं। फ्लो के पास बेटा टाइम डिमेंशन होता है। क्या होता है बेटा, इसके पास टाइम डिमेंशन होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लीकेज क्या होता है, लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है। चलिए आपको सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये साइकिल है, ये सर्कुलर फ्लो है। अब हम समझते हैं सबसे पहले इंजेक्शन क्या होता है। समझिए, अब जो ये सर्कुलर फ्लो है बेटा तभी बढ़ेगा जब हम इसमें क्या करेंगे, मनी और इंजेक्ट करेंगे, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे या फिर हम क्या करेंगे बेटा, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, सर्कुलेशन में और मनी इंक्लूड करेगी, तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन। यानी कि हम क्या करें बेटा, इसमें इस सर्कुलर फ्लो में इंजेक्ट करें इन्वेस्टमेंट को। किसको, इन्वेस्टमेंट को। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं लीकेज क्या होता है। बेटा ये यही एक सर्कुलर फ्लो है, ये आपका एक सर्कुलर फ्लो है। इसमें से क्या करें, इस सर्कुलर फ्लो से क्या करें बेटा, मनी बाहर आए, तो हम क्या कहेंगे, ये लीकेज है। लीकेज कैसे होगा, सेविंग के थ्रू होता है। कैसे होगा बेटा, सेविंग के थ्रू। अगर हम सेविंग करेंगे तो सर्कुलर फ्लो में से मनी का फ्लो कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। या फिर हम क्या करें, सेविंग, या फिर हम टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दे, यानी कि हम क्या करेंगे कि इस फ्लो में से मनी कम करते जाएंगे। तो यहां पर आइए इसको अब हम समझते हैं। लीकेज क्या है, लीकेज रिफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। अगर हम सर्कुलर फ्लो से मनी को निकालते हैं तो उसे हम लीकेज कहते हैं। चलिए अब इसको हम डिफरेंट सेक्टर्स में देख ले, जैसे टू सेक्टर में देख ले कि कैसा बिहेवियर है। टू सेक्टर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा एक बात बताइए, जब बैंक है नहीं, फाइनेंशियल मार्केट है नहीं, बैंक है नहीं, तो आप सेविंग कर नहीं पाएंगे। बैंक में ह्यूज सेविंग आप बैंक ही में करते हैं, तो लीकेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टू सेक्टर इकोनॉमी है, फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, बैंकिंग नहीं है। तो मतलब हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ही चीज़ें रहेंगी, यानी कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, फैक्टर पेमेंट होगी, और फर्म हाउस होल्ड को गुड्स प्रोवाइड करेगा, और हाउस होल्ड क्या करेगा, फर्म को उसका एक्सपेंडिचर दे देगा, खर्चा दे देगा। अगर यही टू सेक्टर इकोनॉमी को अगर हम समझे, फाइनेंशियल मार्केट में जब बैंक इन्वॉल्व हो जाए, तो यानी कि हम बैंक में क्या कर सकते हैं, आप सेविंग कर सकते हैं। तो यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट में लीकेज होता है, ठीक है। लेकिन विदाउट फाइनेंशियल में लीकेज नहीं होता, इसलिए नो लीकेज। इतनी बात क्लियर है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में भाई, थ्री सेक्टर में भी फाइनेंशियल मार्केट होता है, तो सेविंग होगी, यानी कि लीकेज होगा। और थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। आप कल ही सर्कुलर फ्लो वाली वीडियो में आपने देखा था, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है। गवर्नमेंट क्या लेता है भाई, फर्म से, हाउस होल्ड से क्या लेता है, टैक्स लेता है। तो टैक्स भी क्या है, लीकेज है। सर्कुलर फ्लो, इस फ्लो में बेसिकली मनी क्या होगी, इस फ्लो में से मनी बाहर निकलेगी, किसके थ्रू निकलेगी, सेविंग या फिर टैक्स के थ्रू। अच्छा फोर्थ सेक्टर में फॉरेन सेक्टर भी आ जाता है, यानी कि बैंक तो रहेगा, सेविंग तो रहेगा, गवर्नमेंट भी रहेगा। साथ ही साथ जब हम क्या करेंगे बेटा, अपनी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कराएंगे, तो बेसिकली हमें पेमेंट कहाँ करनी पड़ेगी, दूसरी कंट्री में, अब्रॉड को पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो फ्लो चल रहा है उससे मनी बाहर निकल के दूसरी कंट्री में चला जाएगा। तो ये भी एक तरह का लीकेज हुआ। चलिए अब हम इंजेक्शन के बारे में बात करें। इंजेक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी है इनटू द सर्कुलर फ्लो, यानी कि हम क्या करेंगे, अब इसी में मनी को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसके थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अगर हम यही बात करें टू सेक्टर इकोनॉमी में, अगर हम समझे बेटा, टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम देखेंगे तो हमको एक बात ये समझ में आ रही है कि
वहाँ पर इंजेक्शन नहीं हो पाता, बैंक है नहीं, आप लोन लेंगे नहीं तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, ठीक है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर 2 सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंक से बोरोइंग करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 सेक्टर में भाई बैंक्स है तो इन्वेस्टमेंट होगा, एज वेल एज गवर्नमेंट आ गई है, 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी तो गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट भी तो खर्चा करेगी, वो भी एक तरह से सर्कुलर फ्लो में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाएगी, रोड्स बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, तो ये एक तरह का खर्चा ही तो है। और 4 सेक्टर को अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर अगर हम समझे तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा, और अगर हम दूसरी कंट्री में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी में इनकम आएगी ना, हमारे सर्कुलर फ्लो में वो इनकम आएगी ना। एक्सपोर्ट करने, अगर हम किसी को कोई भी गुड एक्सपोर्ट करेंगे तो उस कंट्री से हम क्या लेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे। तो ये बात आपको समझनी होगी। ये था आपका टॉपिक 1, इंजेक्शन एंड लीकेज। आई होप आपको ये पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आते हैं, बात करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। बेसिकली ये जानिए, डोमेस्टिक टेरिटरी एक तरह का पॉलिटिकल फ्रंटियर है कंट्री का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो इंडिया का मैप देखते हैं वो तो बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, जो भी ओन करता हो कौन, हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंस जिसे ऑपरेट करता हो या फिर ओन करता हो हमारे देश के रेसिडेंस, चाहे वो शिप हो चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हो ना, वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। साथ ही साथ ऑयल, नेचुरल गैसेस, ठीक है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट कौन कर रहा हो, हमारे देश के रेसिडेंट्स कर रहे हो, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में भी आएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, वो इंटरनेशनल एरिया जिसमें एक्सक्लूसिव राइट किसके पास हो या फिर ऑपरेशन किसके पास हो, हमारी कंट्री के पास हो, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। जितनी एम्बेसीज हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, चाहे वो लोकेट अब्रॉड में करती हो, लेकिन वो हमारी टेरिटरी का ही हिस्सा बनेंगी, ठीक है। आई होप आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको ये समझ में आएगा नॉर्मल रेसिडेंस कौन है। अगला टॉपिक, नॉर्मल रेसिडेंस हर वो इंडिविजुअल, हर वो इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में रहता हो, ठीक है, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता हो हमारी कंट्री में, वो सब हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। कौन नहीं है? जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं या विजिटर्स हैं वो नहीं है। फॉरेन स्टाफ है, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हो चाहे वो आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हो, ठीक है, वो सब बेसिकली हमारे लिए क्या होंगे, नॉन रेसिडेंट्स होंगे। जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें काम करने वाले जितने भी स्टाफ हैं वो सब नॉन रेसिडेंट्स हैं। रेसिडेंट्स केवल वही है जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में हो, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ये बात हो गई जो 1 साल से कम यहाँ पर काम करे। क्रू मेंबर्स हो गए, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स हो गए, सीजनल ट्रैवलर्स हो गए, बॉर्डर वर्कर्स हो गए, ये सब नॉर्मल रेसिडेंस नहीं है बेटा, ये सब नॉन रेसिडेंस है। नॉर्मल रेसिडेंस वही होता है जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर हो, हमारी कंट्री। ये अब हम लोग समझते हैं फाइनल गुड्स क्या होता है बेटा। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस जानते हैं। फाइनल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो क्रॉस कर चुके हो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, बेसिकली जिनका प्रोडक्शन पूरी तरह हो चुका हो, ठीक है, वो क्या कर चुके हो, क्रॉस कर चुके हो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को। बेसिकली ये जो गुड्स होते हैं बेटा, ये यूज करने के लिए होते हैं, विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट। हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए दे हैव डायरेक्ट डिमांड। इसके बाद डायरेक्ट डिमांड है जो कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। इससे हम दोनों ही इनकम में इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करते हैं। ये रेडी होते हैं फाइनल यूजर के यूज करने के लिए। आई होप आपको फाइनल गुड्स समझ में आएगा। वहीं पर अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जो विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होते हैं, जिनका प्रोडक्शन अभी चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जैसे हमें चाय बनाना है, चाय के लिए हम मिल्क परचेज कर रहे हैं, तो मिल्क चाय बनाने के लिए खरीद के ला रहे हैं ना। अब मिल्क प्रोसेस होके चाय बनेगी, तो मिल्क क्या है बेटा, इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन हम इसको फाइनल गुड की तरह भी यूज कर सकते थे। अगर हम मिल्क लाते गर्म करके डायरेक्ट पी लेते तो फाइनल गुड होता, लेकिन हम उससे क्या कर रहे हैं बेटा, उसे टी बनाकर फिर से फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर रीसेल करने के लिए यूज करने जा रहे हैं हम मिल्क को, ठीक है। दे हैव ड्राइव्ड डिमांड। बेसिकली ये ड्राइव डिमांड, आपने टी बनाने के लिए मिल्क परचेज किया, ड्राइव डिमांड थी ना, टी बनाने के लिए आपने मिल्क परचेज किया, तो मिल्क क्या है, ड्राइव डिमांड है,
ठीक है, तो ये आपको इतनी बातें क्लियर समझ में आएगी। अब यहाँ पर एक बात जानिए, इंटरमीडिएट गुड्स ना तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट किए जाते हैं और ना ही डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट किए जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि भैया जानिए, मिल्क आप परचेज करके लाएं तो आप उसकी प्राइस पे कर चुके हैं ना, उसकी कॉस्टिंग आप दे चुके हैं ना, वो नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है। अब इसको हम एक बार फिर से अगर इंक्लूड कर देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। हम आगे चल के जानेंगे, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है, चलिए, ये भैया डायरेक्टली रेडी नहीं होती है फाइनल यूजर के यूज के लिए, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, तो ये बात जान लीजिए। चलिए अब हम प्रोडक्शन बाउंड्री को भी समझ लेते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा जहां पर हम बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें होगी किस चीज की, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। यहां पर देखिए, एक फार्मर है जो कॉटन बेच रहा है 2000 रुपए का। अब वो कॉटन क्या करता है, ए फार्मर बी को सेल कर देता है। सेल उसी कॉटन से क्या बनाता है, थ्रेड, धागा बनाता है। धागा बनाकर वो सेल कर देता है किस चीज को, किसको कर देता है, सी को। सी उसी से कॉटन क्लॉथ बना देता है। उस कॉटन और थ्रेड से वो क्या बनाता है, क्लॉथ बना देता है, कपड़े। अब कपड़े को डायरेक्ट फाइनल यूजर को बेच देता है। तो फाइनल गुड्स कौन से हुए बेटा, केवल क्लॉथ जो है वो फाइनल गुड है, बाकी ये दोनों क्या है बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स है। जो ए ने कॉटन बेचा वो इंटरमीडिएट गुड था, और जो थ्रेड बेचा वो भी इंटरमीडिएट गुड था। क्या था बेटा, इंटरमीडिएट गुड। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें बेटा, फैक्टर इनकम क्या होता है, समझिए। फैक्टर इनकम एक बेटा ऐसी इनकम है जो रिसीव की जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, जो भी आप फैक्टर सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हो उसके बदले आपको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलती है। अब फैक्टर पेमेंट कैसे मिलती जानिए। फॉर एग्जांपल आपने फैक्टर सर्विसेज दिया लैंड, लैंड के बदले आपको मिलेगा रेंट। जैसे आपने दिया लेबर, लेबर के बदले आपको क्या मिलेगा, वेजेस। जैसे आपने दिया कैपिटल, कैपिटल के बदले आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इंटरप्राइजेस, उन्हें मिलेगा प्रॉफिट। तो बेसिकली आपने एक सर्विसेज दी, उसके बदले आपको पेमेंट मिली। आपने ये इनकम क्या की, अर्न की है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया है बाइलेटरल इनकम। एक साइड से आप सर्विस देते हैं, उसके बदले आपको इनकम मिलती है। ठीक है, इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी, इसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। चलिए, ट्रांसफर इनकम एक ऐसी इनकम है जिसे बेटा अर्न नहीं किया जाता है। इसके ये हमको कैसे मिलती है, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। आप किसी भी तरह से प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देते हैं तब भी आपको इनकम मिलती है, इसीलिए इसको कहा गया वन साइडेड या यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है। ठीक है, अब यहां पर जान लीजिए, इसके एग्जांपल समझ लीजिए ट्रांसफर इनकम के। ट्रांसफर इनकम जैसे ओल्ड एज पेंशन, आपने कोई सर्विस दी है, कोई भी प्रोडक्टिव काम किया है, नहीं किया, तब भी आपको ये पेंशन मिल रहा है, यानी कि इनकम आपको मिल रही। स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और पॉकेट मनी, ये इसके सबसे अच्छे एग्जांपल हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन गुड या फिर कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं बेसिकली जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं। ये डायरेक्ट डिमांड होते हैं कि डायरेक्ट डिमांड है, मेरे को भाई पेन, ये पेन खरीदनी है, ये वैसे स्टाइलिश है, लेकिन अगर पेन खरीदनी है तो आपने डायरेक्ट पेन लिखने के लिए खरीद लिए। ठीक है, डायरेक्ट डिमांड है। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये किसी भी तरीके से प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं प्रमोट करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स ड्यूरेबल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, इनकी लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वन टाइम सिंगल एक्ट कंजम्पशन के लिए होंगे या फिर लिमिटेड टाइम के लिए होंगे। लेकिन कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें, ये डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्टली करते हैं, ये ड्राइव डिमांड से आते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल गुड्स आप फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ या फिर स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मुझे क्या है, एक कोचिंग बनाने के लिए टेबल चाहिए, चेयर चाहिए। तो बेसिकली मुझे पढ़ाना है उन बच्चों को, तो उसकी वजह से मुझे चेयर परचेज करनी पड़ रही है, ये वाइट बोर्ड परचेज करना पड़ रहा है। तो ड्राइव डिमांड है कि नहीं, ये वाइट बोर्ड, टेबल, चेयर मैं क्यों परचेज कर रहा हूँ, ये सब कैपिटल है, ये सब खर्चा करना पड़ा, ये एसेट्स के फॉर्म में काम करेगी। जब इनको मैं अरेंज करके रखूंगा, बच्चे इस टेबल पे आके बैठेंगे, इस बोर्ड पे आके पढ़ेंगे, उससे क्या होगी, मुझे एक इनकम जनरेट होगी, फिर मैं इनडायरेक्टली सेटिस्फाई होऊंगा, डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं, और इन टेबल और बेंच को खरीद के। ठीक है, आपको ये बात समझ में आएगी। ये हेल्प करती है राइज करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी को। ठीक है, कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा चलती है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए कैपिटल गुड्स होती है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट्स है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बोले या फिर कैपिटल फॉर्मेशन बोले, ये एडिशन है किसमें बेटा, कैपिटल स्टॉक में। इसको समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक घर है,
आपने एक और घर परचेज कर लिया, आपके पास एक ऑलरेडी घर था, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट था, आपने एक और घर परचेज किया, तो वो आपकी क्या है, आपके कैपिटल स्टॉक में क्या हुआ है, एडिशन ही तो हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आपके पास एक बिल्डिंग थी, आपने एक और बिल्डिंग बनवा ली, आपके पास एक मशीन थी, आपने और एक मशीन परचेज कर ली, तो इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी आपके कैपिटल स्टॉक में एडिशन है, लेकिन इसमें पहले से डेप्रिसिएशन अलाउंस ऐड होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, ऐड होता है। यानी कि यहां पर समझिए, हमें कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा। अगर हम यहां पे समझते हैं, इरेज कर लेते हैं इस चीज को, अगर हम यहां पर देखिए बेटा, तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि देखिए मान लीजिए सपोज कि मैंने एक बाइक परचेज की। क्या परचेज किया बेटा, एक बाइक परचेज किया। एक बाइक कितने की, 2 लाख की थी, है ना। अब क्या हुआ कि ये मैंने परचेज की थी 2024 में। कब की थी, 2024 में। 2025 में इसी बाइक का मुझे कितना मिल रहा है, 1 लाख रुपए ही मिल रहा है। तो यानी कि इसमें लॉस कितने का हुआ, 1 लाख का, जो कि मैं क्या कहूंगा, उसको कहूंगा मैं डेप्रिसिएशन। ये क्या है बेटा, मेरे लिए डेप्रिसिएशन है। ये क्या है, डेप्रिसिएशन। यानी कि ग्रॉस में, यानी कि मैं जो 2024 में जो मैंने बाइक खरीदी थी वो ग्रॉस वैल्यू थी, उसमें उसमें बेसिकली डेप्रिसिएशन ऐड होता है। ठीक है, ऐड होगा तो जाके मुझे ग्रॉस वैल्यू मिलेगी। यानी कि ये फॉर्मूला, जो ग्रॉस का फॉर्मूला बन रहा है बेटा, आप यहां पर ध्यान देंगे तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन। आपको इतनी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। यानी कि यही तो लॉस हुआ था, मुझे डेप्रिसिएशन हुआ था। अब 2025 में ये क्या है, ये मेरे लिए नेट वैल्यू, 2025 वाली जो वैल्यू 1 लाख, ये मेरे लिए क्या है, नेट है। अगर मुझे नेट निकालना होगा तो मुझे ग्रॉस पता होगा, ग्रॉस पता रहेगा तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस टॉपिक को और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। हम ये भी जान लेते हैं नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नेट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, ये बेसिकली एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इस टर्म एज नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो मेरी बाइक की वैल्यू 2025 में थी, वो एकदम एक्चुअल एडिशन वैल्यू को बताने का काम करता है। अगर मुझे नेट निकालना है तो ग्रॉस में से मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। चलिए आगे हम बात करें डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन बेटा आपके वैल्यू, किसकी वैल्यू में, फिक्स एसेट की वैल्यू में फॉल है। किसके कारण, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाए, या फिर कुछ टाइम बीत जाए, उसकी वजह से उस एसेट्स की वैल्यू घट जाती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम भी बना, आप देख सकते हैं। जब भी हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे, डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, और हम नेट से जब भी ग्रॉस में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। चलिए हम अगली बात कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, या फिर हम इसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए जो भी प्रोड्यूसर होता है वो इन्वेस्टमेंट की एक रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट रखता है अपने पास, एक फंड रखता है। अगर मान लीजिए कोई एसेट्स वो परचेज करके लाया हो, कुछ समय बाद वो एसेट्स खराब हो गए, तो उसको रिप्लेस कर सके, उस पर इन्वेस्ट करने वाले पैसे को जो फंड के रूप में रखता है, उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इट इज द फंड टू रिप्लेस विदाउट फिक्स एसेट्स ना। तो आपको ये जानना पड़ेगा, आपको फिक्स एसेट को जब रिप्लेस करना, उससे पहले ही आप एक फंड अपने पास रखें, उसे आप कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। चलिए डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स का एक फॉर्मूला जान लीजिए। यहां से न्यूमेरिकल लेकर आ जाता है, आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि ये यहां पर इसको कैसे समझे। अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए डेप्रिसिएशन, डेप्ट ऑन कैपिटल एसेट्स, तो आप यहां पर जानिए, आप यहां पर बताएंगे बेटा कि इसका फॉर्मूला क्या है। कैपिटल वैल्यू, जो भी आप कैपिटल खरीद के लाए, साथ में स्क्रैप वैल्यू, और साथ ही जितना टाइम स्पेन हुआ है, लाइफ स्पेन। सपोज मान लीजिए मैंने 20,000 रुपए का एक फोन परचेज किया। ठीक है, अब मैं उसको क्या कर रहा हूं बेटा, 4 साल यूज कर रहा हूं, है ना। 4 साल उसको मैंने यूज किया, लेकिन वो फोन चल रहा था, मैंने उसको बेच भी दिया। कितने का, मैंने उसको 4,000 में बेच भी दिया, 4,000 का बेच दिया। तो उसको माइनस किया बेटा, मेरे को मिला 16,000 रुपए। अब 4 से उसको डिवाइड किया, मेरे को क्या मिला बेटा, 4,000 रुपए। तो 4,000 क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल पे कितना डेप्रिसिएशन निकल के आया, घाटा निकल के आया 4,000 का। तो ऐसे आपसे एक क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, आप इसके लिए प्रिपेयर रहें।
ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, आपको डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स भी निकालना आ गया होगा। चलिए हम अगली बात कर लेते हैं, नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, नेशनल इनकम सम टोटल फैक्टर इनकम है जो कि एक नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करता है। कैसे अर्न करेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के थ्रू, रेंट पाके या प्रॉफिट पाके या इंटरेस्ट पाके। अब यहां पर एक नोट पे एक बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, नो मैटर इज जनरेटेड, ये मैटर नहीं करता है ये कहां पर जनरेट करता है, या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की जाए या फिर आउटसाइड की जाए, बस इससे कौन जनरेट कर रहा हो, ये इनकम को कौन जनरेट कर रहा हो, जो हमारे देश के रहने वाले लोग यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। डोमेस्टिक इनकम बेटा ये भी एक फैक्टर इनकम है, सम टोटल है फैक्टर इनकम का, जिसे हमारे देश के लोग तो करेंगे, लेकिन ये बात जानिए ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही किया जाएगा। नेशनल इनकम में क्या था? नेशनल इनकम में हमारे नॉर्मल रेसिडेंट चाहे कहीं भी करें, चाहे वो देश के अंदर करे चाहे देश के बाहर करे, ऐसी इनकम का सम टोटल फैक्टर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट होगा। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में यहां पे डिफरेंस समझिए, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही इनकम अर्न की जाए उन सब का सम टोटल डोमेस्टिक इनकम कहलाता है, चाहे वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो। यहां पर एक बात हमेशा डोमेस्टिक इनकम में ध्यान देनी है कि ये मैटर नहीं करता कौन इसे जनरेट कर रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट्स करे चाहे नॉन रेसिडेंट, कोई अब्रॉड से आके इनकम, अब्रॉड से आकर हमारी कंट्री में इनकम जनरेट कर रहा है, वो इनकम हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहां पर एक समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या है? बेसिक डिफरेंस बिटवीन है किसका? जो इनकम अब्रॉड से हम अर्न करके अपनी कंट्री भेजते हैं और जो अब्रॉड से आए लोग हमारी कंट्री में इनकम अर्न करके अपनी कंट्री में भेजते हैं, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को बेटा, डिफरेंस को हम NFIA कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए NFI पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी होता है। NFI कब पॉजिटिव होता है? जब इनकम जो हमारी कंट्री में अब्रॉड से इनकम ज्यादा और हमारी कंट्री से इनकम कम जाए अब्रॉड, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? पॉजिटिव NFIA, यानी कि इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी कि हम पे कम करते हैं और मिलता हमें ज्यादा है अब्रॉड से पैसा, तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव, जब इनकम अर्न हम अब्रॉड से कम करें और पे ज्यादा करें तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव NFIA, और जब दोनों ही बराबर करें, जितना हम पे कर रहे हैं उतना ही अब्रॉड से हमारे पास पैसा आ रहा है, उसे हम कहते हैं जीरो NFIA। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अगर हम नेशनल से, अगर एक बात जान लीजिए, जब भी हम डोमेस्टिक, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से जब भी नेशनल में इनकम जाएगी तो हम क्या करेंगे? NFIA को, फ्रॉम को ऐड करेंगे, और जब भी हम नेशनल से डोमेस्टिक में आएंगे तो हम NFIA को घटा देंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में आगे चल के बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलिए NFIA के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है नेट कंजम्पशन एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन अर्निंग, ये 3 पार्ट्स होते हैं। चलिए अगला टॉपिक आता है बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंस बिटवीन है इनडायरेक्ट टैक्स का और सब्सिडी का। नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके बीच का डिफरेंस बिटवीन है? इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी का। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है यहां पर समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है बेसिकली जिसे गवर्नमेंट क्या करती है? इंपोज करती है। ठीक है, इंपोज करी जाती है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, हाँ, कस्टम ड्यूटी हो गया, सेंट्रल एक्साइज हो गया, वेट हो गया ऑन पेट्रोल पे, ठीक है, एक्साइज ऑन लीकर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गई, स्टैम्प ड्यूटी हो गई। ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं। आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐसे भी बता सकते हैं जिसका बर्डन हम किसी और पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुरकुरे का पैकेट परचेज करते हैं लेकिन आप उस पर टैक्स पे कर देते हैं। आपको लगता है कि वो कुरकुरे का जो प्राइस है मैंने उसकी कीमत दी है, लेकिन नहीं, उसमें टैक्स भी आपने पे कर दिया, आपको पता नहीं चलता। इनडायरेक्टली आप उस टैक्स को पे कर देते हैं, आपको उसका बर्डन ही नहीं पता चलता है, और ये गवर्नमेंट के थ्रू आप पे इम्पोज किया जाता है। चलिए हम अगर सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है, यानी कि गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करता है आपको एक तरह से सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, यानी कि आपको फायदा पहुंचाने के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको देता है। जैसे इंडिया में LPG सिलेंडर पे ये असिस्टेंस मिलता है। अब यहां पर जानते हैं मार्केट। जब भी जान लीजिए मार्केट से आप फैक्टर जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट यानी कि जो फर्म पे है, यहां पर समझिए फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फर्म में जब आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाकर तैयार करते हैं। मान लीजिए सपोज आपने एक टी शर्ट बनाई है, ठीक है, टी शर्ट बनाई है जो कि 500 रुपए की है। अब ये फर्म में फैक्टर कॉस्ट है, इतनी कॉस्टिंग आई है, आप पे कॉस्ट है ये, लेकिन अब इसमें क्या किए,
जैसे ही आप मार्केट में से बेचने के लिए ले गए तो आपने इस 500 रुपए में 50 रुपए टैक्स जोड़ा, जिसे आप बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा, और ये शर्ट का प्राइस मार्केट प्राइस क्या हो गया, 550 रुपए हो गया। तो इसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। जब भी हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट में जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ेगा, और जब भी हम मार्केट से फैक्टर में आएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। यहां पर देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है बेटा। फैक्टर कॉस्ट बेसिकली क्या है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो भी प्रोडक्शन के लिए, देखिए यहां पर लिखा है इट रिफर्स टू द अमाउंट पेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर दियर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि हम कोई एक शर्ट 500 रुपए में बनाए हैं, यह हमारे लिए फैक्टर कॉस्ट है, लेकिन हम इसे मार्केट में क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इसे बेचने के लिए, मार्केट में सोल्ड करने के लिए इसे हम 540 रुपए का बेच रहे हैं। यानी कि हमने इसमें NIT कितना जोड़ा है, 40 रुपए प्लस कर दिया है। यानी कि 500 रुपए में अगर हमने 40 रुपए जोड़ दिया तो ये बन गया 540 रुपए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना पड़ेगा, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि आप यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ना, आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स के दो ही पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आप इसको ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरह का आपका सही है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग NFIA, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स से कैसे बेसिक कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं वो हम सीखते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें ये बेसिक कन्वर्जन नहीं आता है तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में जो क्वेश्चन हमारे नेशनल इनकम से आते हैं उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक है, आपको सीखना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने थ्योरी में पढ़ चुके हैं ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस की थ्योरी हम पढ़ के आ रहे हैं, और वैसे ही होता है बेटा एक नेट। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली अगर हम ये बात करें, हम जब भी ग्रॉस से हम नेट में आते हो, डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, माइनस होता है। डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। अब यहां पर एक बात हम समझे, डेप्रिसिएशन को हम क्या कहते हैं, CFC। बिजनेस CFC होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, अब जब भी हम नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो यही डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है बेटा नेशनल, और एक होता है बेटा डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। जब भी आप नेशनल से डोमेस्टिक में आएंगे NFIA माइनस होगा, और जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे NFIA प्लस हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। मार्केट प्राइस, अगली थिंग, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इसको समझिए। बेसिकली अगर जब भी आप मार्केट से फैक्टर में आएंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा बेटा, माइनस होगा। फैक्टर से जैसे ही आप मार्केट में जाएंगे NIT क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। NFIA के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आपको NFIA गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम को 2 से माइनस कर देंगे। आपको पता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस होता है नेट फैक्टर टू अब्रॉड से। तो बेसिकली जब माइनस करेंगे आपको NFIA मिल जाएगा। ऐसे NIT आपको अगर गिवन ना हो तो NIT के लिए आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे सब्सिडी से। ये फॉर्मूला आपको पता है, NIT की डिफिनेशन भी आप पढ़ के आ रहे हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन होता है NIT एंड सब्सिडी के बीच में। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है GNP एट FC। GNP होता क्या है, इसको हम आगे थ्योरी में अभी आगे समझेंगे कि GNP या फिर GDP MP या फिर अलग अलग NNP FC NDP FC ये सब क्या होता है, इसको थ्योरी में आगे हम समझने वाले हैं। हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले यहाँ पर आप न्यूमेरिकल सीख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कहेंगे बेटा, फैक्टर कॉस्ट। इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए इसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम जिसको फाइंड कर रहे हैं हमेशा हम इसको किस साइड रखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। और जिससे हम फाइंड करने जा रहे हैं यानी कि ये NDPMP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें ये हमेशा ध्यान रखना है, हम हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कन्वर्जन करेंगे। यानी कि नेट से अब हम ग्रॉस में जब भी जाते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या होगा बेटा, प्लस होगा। क्या होगा, डेप्रिसिएशन प्लस होगा। डोमेस्टिक से अगर हम नेशनल में जाएंगे तो NFIA क्या होगा बेटा, प्लस होगा। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और हम मार्केट से जब फैक्टर में जाएंगे तो माइनस क्या होगा बेटा, NIT होगा। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या करें, डाटा की तरफ देखेंगे। डाटा में 25,000 क्या दिया है, NDP एट
मार्केट प्राइस दिया 25,000, डेप्रिसिएशन की वैल्यू देखिए 5,000 दिया है। कितना दिया बेटा? 5,000 दिया है। NFI एक देखें, अच्छा NFI देखिए यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ एक फ्रॉम करके दिया, एक टू करके दिया। मैंने यहाँ पर ऊपर आपको बताया है NFI अगर आपको नहीं गिवन होगा तो आपको फ्रॉम दिया रहेगा और फ्रॉम में से आप माइनस कर देंगे 2 को, तो यानी कि फ्रॉम, तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम 400 दिया है और माइनस करेंगे 2 को 600। इतनी बातें क्लियर है। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, उसका एक ही कंपोनेंट दिया जिसे हम बोलते हैं सब्सिडी। तो सब्सिडी की वैल्यू कितनी दी है बेटा? सब्सिडी की वैल्यू क्या दी है आप यहां देखेंगे 30। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए आप इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, यहां पर आप समझिए, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, जो टैक्स होता है, जो भी टैक्स होंगे आप देखेंगे, जब भी टैक्स होता है टैक्स को आप पे करते हैं ना, मतलब पैसा गया, लेकिन सब्सिडी तो मिलती है ना बेटा, तो ये हमेशा जुड़ेगी। अब माइनस प्लस का निशान अगर आप लगाना चाहें तो भी वही होगा, और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपके आईक्यू के हिसाब से कि सब्सिडी तो हमें मिलेगी, तो बेसिकली ये क्या होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। और अगर हमने पे किए तो अगर टैक्स जाता है तो हम टैक्स को घटाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर NIT नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है बेटा। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। तो सब्सिडी माइनस का ये 30 आ गया, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा माइनस का 30। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि आपको पता ही है कि भाई सब्सिडी मिल रही है तो हम इसको जोड़ देते हैं, सब्सिडी हमें मिलती है तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस माइनस को और इस माइनस को माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ऐसे आप प्लस लगा दीजिए, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको जोड़ेंगे ये कितना बन जाएगा, 25,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो आपके लिए बन जाएगा 30,000। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा 400 में से 600 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या मिलेगा बेटा आपको, 200, माइनस का मिलेगा 200 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, प्लस, अच्छा इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 200 में से माइनस है, ये यहां पर देखेंगे माइनस है, और ये बेटा क्या है, प्लस का 30 है। तो आपका क्या बचेगा, माइनस का 170। इतनी बातें क्लियर है? अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 29,830। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, जिससे मोर प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन में आपसे फाइंड करने के लिए बेटा बेसिकली कह रहा है कि आप फाइंड करके दिखाइए GNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इस पर बोला GNP एट मार्केट प्राइस निकाल के दिखाइए। चलिए वही तरीका, GNP एट मार्केट प्राइस फाइंड करने का, आपको वैल्यू किसी चीज़ की दी हुई, अच्छा आपको डोमेस्टिक इनकम दिया है, डोमेस्टिक इनकम के बारे में जान लीजिए बेटा। यहाँ पर हम आगे जानेंगे। डोमेस्टिक इनकम बराबर होता है NDPFC के, और अगर आपसे नेशनल इनकम पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए बेटा, नेशनल इनकम पूछा जाए, तो आप बताएंगे NNPFC के बराबर होता है। ठीक है, आगे हम इसको एग्रीगेट वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम रिलेट टू एग्रीगेट, वहां पर क्लियर भी करेंगे। चलिए यहां पर आपको क्या गिवन है बेटा, अगर आप ध्यान दें तो आप यहां पर देंगे, आपको गिवन है NDPFC। आपको क्या गिवन है बेटा, NDPFC। अच्छा नेट से आप ग्रॉस में जाते हो, क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन प्लस होता है। आपको इतनी बातें क्लियर है। डोमेस्टिक से आप नेशनल में जाते तब भी आपको NFI A प्लस होता है। ठीक है, आप फैक्टर से मार्केट में जाते तब भी NIT प्लस होगा। ठीक है, आप ऊपर शेड्यूल जो मैंने आपको समझाया था उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अगर आपने वो शेड्यूल बनाया होगा अपनी कॉपी में। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप ये हमेशा ये करिए, एक पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि ये फास्ट मूव में पढ़ाते हैं और आपका एक चैप्टर नहीं, बेसिकली ये पूरी यूनिट कवर की जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है, आप इसको करते चलिए। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि NDPFC की वैल्यू में कितना दिया है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें दिया 400। NFI 8, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, मैंने ये पहली बात बताई है, जब फ्रॉम होगा बेटा तो आप हमेशा प्लस करेंगे, और टू होगा हमेशा आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये बात समझिए। तो यहाँ पर ये क्या है, टू मतलब माइनस। अब ये 50 जो है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ये फ्रॉम का जो ये यहाँ पर माइनस लगा है, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस होगा। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए सब्सिडी गिवन नहीं है, सब्सिडी गिवन नहीं है। NIT किसके बराबर होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अच्छा अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है तो ये बात जान लीजिए, ये डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सब्सिडी नहीं गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं, बात ही खत्म। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर हम क्या करें, पहले हम माइनस कर लेते हैं। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे 400, ये आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना मिलेगा, प्लस का
20। इतनी बातें क्लियर है। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, 420। जोड़ दीजिए इसको और, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3620। ये आपका आंसर आ गया। किसका वैल्यू आई है ये, GNP MP की, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलिए एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं जिससे कि आप परफेक्ट होते जाएंगे। चलिए इसमें क्या फाइंड करना है, मैं क्वेश्चन देखता हूं कि इसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करिए, फाइंड NIT। थोड़ा सा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बेटा, आपको NIT फाइंड करने के लिए दे दिया गया है। तो एक बात जानिए, आपको यहाँ पर क्या दो वैल्यू दी है, आपको दो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। एक आपको गिवन है NDPFC और एक आपको गिवन है बेटा GNP एट मार्केट प्राइस। तो GNP को हम इधर रख लेते हैं, GNP एट मार्केट प्राइस, और हम रख लेते हैं NDPFC दोनों। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है तो हम इसकी वैल्यू भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए कन्वर्जन कर लेते हैं। नेट से अगर हम ग्रॉस में जाते हैं बेटा, क्या होता है, नेट से जब भी हम ग्रॉस में जाएंगे तो आपको पता ही है प्लस होगा डेप्रिसिएशन। ऐसे ही अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो प्लस होगा NFIA। इतनी बातें आपको क्लियर है ना। और फैक्टर से आप मार्केट में जाएंगे तो भी प्लस क्या होता है, NIT। इतनी बातें आपको क्लियर है। चलिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू 600 दी है, कोई दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए। प्लस आपको दिया है NFIA जो -400 दिया हुआ है। अच्छा आपसे बोल रहा है NIT फाइंड कीजिए, यही तो फाइंड करने के लिए बोला, X फाइंड करके दिखाइए। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको पहले यहाँ सॉल्व कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे ये होगा 680, है ना, और ये माइनस का। इतनी बातें क्लियर है, बोलिए। अब ये कितना होगा, 6400 प्लस ये। इतनी बातें क्लियर है। ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसको आप माइनस करेंगे, आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, जब 7000 में से इतना माइनस करेंगे आपको कितना मिलेगा, 600। तो NIT कितना निकल के आया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका 600 निकल के आया। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन घुमा दे तो आपको ऐसे फाइंड करना हो तो डरना नहीं है, जो वैल्यू गिवन है उसको प्रॉपर सॉल्व कीजिए जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व की जाती है। एज सिंपल, ज़्यादा कंफ्यूज मत हुई है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। जहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है बेटा, आपको फाइंड करने के लिए मैं दे रहा हूँ सब्सिडी फाइंड करना है आपको बेटा। क्या फाइंड करना है, सब्सिडी फाइंड करना है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आपके लिए ये होमवर्क है, आप प्रैक्टिस कीजिए। होमवर्क भी ज़रूरी है, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इस क्वेश्चन को लगाइए और प्रैक्टिस करिए, मोर प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू बेटा।